थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ क्या क्या पढ़ने वाला है। जो फर्स्ट हम पढ़ेंगे अंडमान निकोबार के, क्योंकि वो कंटिन्यूस न्यूज़ में आने वाला है 1-2 महीने तक। मैं आपसे भी बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट करना है कुछ, तो कंटिन्यू न्यूज़ में आएगा। उसके बारे में वहाँ क्या ट्राइब्स हैं, कितने नेशनल पार्क्स हैं, कैसे हैं, सब कुछ हम देख लेंगे वहाँ पे। उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका पीवीटीजी ग्रुप के बारे में। जो आपका कहाँ पे रहते हैं, जो आपका रहता है अंडमान के अंदर। पीवीटीजी ग्रुप क्या है, वो कैसे डेवलप हुए, कितने ग्रुप्स हैं, कैसे वो बने हैं, सब पढ़ लेंगे उसके बारे में। तो क्या क्या उनके मतलब क्राइटेरिया हैं ग्रुप बनाने के, क्योंकि क्वेश्चन लास्ट ईयर या इससे पहले पूछा गया 19 में। फिर एक डिफरेंस बिटवीन आप BECA, लीमो और कोम कासा के बारे में पढ़ेंगे हम। क्योंकि अभी इंडिया में वो अपने उनके फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, फॉरेन मिनिस्टर नहीं, एडवाइज़र है शायद, वो आए हुए हैं। तो ऑस्टिन करके नाम है उनका। तो वो आए, इस पर डील पे कुछ बात होगी या नहीं होगी, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम ART का एक बिल पास हुआ है आपका, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। मतलब जो IVF टेक्नोलॉजी होती है ना, बच्चे को इनफर्टिलाइज करते हैं, जिसके सिरम मूवेबल नहीं रहते हैं, उस टेक्नोलॉजी का बिल पास हुआ है। ठीक है ना, अभी बिल पास हुआ है, वो बिल रखा गया है टेबल पे, पास हो जाएगा तो उसमें पढ़ लेंगे क्या क्या आएगा। पर उस टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे, क्या वो टेक्नोलॉजी है और हमारे लिए क्यों क्यों उस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, बिल उसके लिए क्यों लाने की ज़रूरत है। फिर पढ़ेंगे ब्लैक होल से एक न्यूज़ आई है, तो ब्लैक होल को थोड़ा पढ़ लेंगे, ब्लैक होल होता क्या है, कैसे होता है। तो यही कुछ न्यूज़ है। नाउ बैक टू अवर हिंदू। जो पहली न्यूज़ आती है हिंदू से रिलेटेड, जो न्यूज़ आती है वो आती है नीति आयोग का एक विजन ग्रेट निकोबार है। उसमें क्या करना है, नीति आयोग को इसमें डेवलप करना है। कैसे डेवलप करना है मैंने आपको पहले भी बताया। एक प्रोजेक्ट है नीति आयोग का, जिसमें वहाँ पे एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने हैं, जैसे इसमें दिखा गया, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाना है वहाँ पे, शिपमेंट पोर्ट बनाने हैं वहाँ पे, ठीक है ना। और भी कुछ और भी चीज़ें बनानी है, ट्रांसपोर्ट ट्रेड जोन बनाना है, वेयर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने हैं। तो ये पूरा एक तरह से डेवलप करना है, ठीक है ना। तो उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम होगी वहाँ के जो अंडमान निकोबार में जो एरिया है ना, वो एक तरह से क्या बोल सकते हैं, वो एरिया एक फर्जाइल एरिया है। ऐसी रिपोर्ट, कई सारी रिपोर्ट बोल चुकी हैं, बहुत ही फर्जाइल एरिया है। और आप डेवलपमेंट कर रहे हैं उस एरिया में, और भी होलिस्टिक प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। कुछ वहाँ की डेस्टिनेशन बॉडी है जो प्रोजेक्ट को चलाएंगे, अंडमान निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ये याद रखना। ये नोडल एजेंसी है, तो स्पीड एंड कोऑर्डिनेशन विद मतलब करने के लिए। तो फर्स्ट टाइम मतलब प्रोजेक्ट की डायरेक्टर को ना, मतलब ये सब इन्होंने इशू उठाए, अंडमान आइलैंड में प्रॉब्लम आ सकती है, एग्जामाइन करो एक बार, कमेटी बनाओ नीति आयोग ने, ठीक है ना। जो पॉलिसी है, जो आपकी शोम्पियन ट्राइब जो रहते हैं ग्रेट अंडमान में, उनके साथ प्रॉब्लम आ सकती है। फिर उन्होंने कुछ और भी चीज़ें बताई हैं कि जैसे वहाँ पे इकोलॉजिकल यूनिक क्यों है, ऐसे बोल चुका है। मतलब 2021 में 5 जो मीटिंग थी, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसे कौन हैंडल करता है, PM देखते हैं। उन्होंने डी नोटिफाई कर दिया आपको, जो आपका गालथिया बे है वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसको डी नोटिफाई कर दिया। ये कुछ प्रॉब्लम करते हो, आप जा रहे हो वहाँ के, एक फर्जाइल एरिया है, एक मैरीटाइम कोस्टल सिटी है, सब कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले टाइम्स में, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैरीटाइम टर्टल हैबिट्स भी है वहाँ पे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे फर्जिलिटी को देखते हैं। तो यही सारी प्रॉब्लम्स है। आप कुछ भी लिख सकते हो ट्राइब्स से, जैसे आप कैसे लिख सकते हो इस वाले आंसर को, ये ट्राइब्स के बता सकते हो, ट्राइब्स रहते हैं, प्रिमिटिव पीजिटिव ट्राइब रहते हैं, फर्जाइल एरिया है, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उसमें, छोटे छोटे बहुत सारे। और तीसरी चीज़ आप क्या बता सकते हो कि उस एरिया को डेवलपमेंट करना है, जो क्योंकि वो एक तरह से ग्रेट डाइवर्सिटी वहाँ पे करती है, माइग्रेटिंग बर्ड्स आती हैं, उसका यूनेस्को की कुछ उसमें साइट्स भी हैं, ठीक है ना। तो उन सबको डिक्लेयर किया हुआ है। उसके बाद आप डेवलपमेंट करते हो, उस एरिया को एक तरह फर्जिलिटी कम कर रहे हो, और जो इंडियन सोम्पियन कम्युनिटी है उनको हार्म पहुँचा रहे हो। तो इसमें कुछ और आगे भी दिया गया है, पेज नंबर 8-9 पे मैं कुछ आपको चीज़ें बता देता हूँ। और पेज नंबर 9 कौन सा है ये? ये कुछ चीज़ें मैं और बता देता हूँ आपको। जैसे मतलब कि जॉइंट जो लेदर बैक टर्टल्स होते हैं ना निकोबार में, वो मेगापोडा, मतलब कि मेगापोड है वहाँ पे, उनकी सबसे ज़्यादा नेस्टिंग वहाँ पे वो करते हैं। जो आपका गालेथिया साउथ बे है उसके अंदर करते हैं। फिर उसमें मतलब कि ग्लोबली सबसे ज़्यादा नेस्टिंग, प्रोमिनेंट नेस्टिंग साइट है ग्लोबली वो, जो आपकी जॉइंट लेदर बैक की, वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे करते हैं वो नेस्टिंग अपनी, उस जो आपकी गालथिया जो मैंने आपको बताई। फिर 2007 में कुछ स्टडी की गई थी, जो माइग्रेटिंग बर्ड्स आती हैं, एंडेंजर माइग्रेटिंग बर्ड्स आती हैं, इधर उधर से कंट्री से आती हैं, वो सबसे ज़्यादा वहाँ वहीं पे नेस्टिंग करती हैं, ठीक है ना। 90% ऑफ ग्राउंड ऑफ नेस्टिंग बर्ड का वहीं पे है। कुछ ये भी चीज़ें हैं। फिर आपकी EERI की रिपोर्ट आई थी, देखो अर्थक्वेक वहाँ पे आया था, तो अर्थक्वेक रीजन भी वहाँ पे है। तो आप डेवलप करोगे तो उससे और संभावना बढ़ती है ना,
कि और डिस्टर्ब होगा। फिर सुनामी वहाँ पे आई थी 2004 में जो आई थी, तो ये कुछ लॉसेस हैं, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी देन वॉज लिमिटेड बिकॉज ग्रेट निकोबार लार्जी अनहेबिटेड, मतलब कि लार्जी इनहेबिटेड है, लोग नहीं रहते, तो लॉस और प्रॉपर्टी का कम हुआ था। अब आप डेवलप कर दोगे तो लॉस इंक्रीज हो जाएगा, ऐसी ही रिपोर्ट बोल रहे हैं, मतलब ऐसे एडिटोरियल में बताया गया। तो हमें क्या पढ़ना है, मेनली हमें क्या जानना है, हमें जानना है अंडमान निकोबार के बारे में क्या है वो, क्योंकि इससे क्वेश्चन उससे तो बनता ही बनता है। किसी भी आप पेपर में देख लो या कोई स्टेट वाले पेपर में देख लो, उससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम अंडमान निकोबार की कोशिश की ये सारा हम इसमें कवर कर लेंगे अंडमान निकोबार के, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। पहली बात, अंडमान निकोबार की जो उसकी आर्कियोलॉजी है वो कैसी है, कुछ 265 के नियर अबाउट इसमें छोटे बड़े सारे आइलैंड्स हैं, 203 इसमें अंडमान में आते हैं, 62 निकोबार में आते हैं, कुछ ऐसा याद रखो। जो डिग्री है 6.45 नॉर्थ और 13.45 नॉर्थ, मतलब आपकी उसके बीच में 92, ये तो होगी आपकी आपकी लेटीट्यूड वाली, लेटी हुई मतलब लेटीट्यूड, और ये होगी आपकी लॉन्गिट्यूड वाली 92 से इसके बीच में आता है। ये पूछ लिया जाता है क्योंकि ये आखिरी पॉइंट है इंडिया का ना, ये पॉइंट पूछ लिया जाता है कभी कभी। उसके बाद 3 भाग में मतलब ये डिवाइडेड है, नॉर्थ मिडिल साउथ में। डेक्कन जो पैसेज है वो लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में से निकलता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को और ग्रेट निकोबार को डिवाइड करता है, अंडमान को और निकोबार को। पोर्ट ब्लेयर जो है वो साउथ अंडमान में आती है आपकी, ठीक है ना। तो फिर ये कि जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, इट इज़ द लार्जेस्ट, मतलब कि जो नॉर्दर्न का जो आपके निकोबार आइलैंड है नीचे वाले, उसमें सबसे बड़ा जो है वो ग्रेट निकोबार है। जो उसकी साउदर्न मोस्ट आइलैंड है वो, और इंडोनेशिया के बहुत करीब है, वेरी क्लोज टू सुमात्रा के, जो इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड है उसके बहुत पास है, इंडिया से भी बहुत दूर है, उनके बहुत पास में आता है। फिर इसमें कुछ बैरिन और आपका नरकोडम आइलैंड्स हैं, ऊपर की साइड है, ये पढ़ोगे आप। ये वोल्केनो आइलैंड है, बैरिन तो अभी तक मतलब एक्टिव वोल्केनो, ओनली एक्टिव वोल्केनो है इंडिया में। फिर इसमें एक शाल्डर पीक है जो नॉर्दर्न अंडमान में आती है, हाईएस्ट पीक है किसकी, अंडमान निकोबार की। देखो ये रहा नॉर्दर्न, मिडिल, साउथ, लिटिल, ये रहा बीच में से डेक्कन पैसेज निकल रहा है, उसके नीचे 10 डिग्री चैनल निकल रहा है जो निकोबार, कार निकोबार को, लिटिल अंडमान को अलग कर रहा है। और सबसे नीचे आ जाएगा लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, इसी में आपका इंदिरा पॉइंट है, इसी में आपका इंदिरा पॉइंट है। ये रहा आपका नारकोडम जो मैंने बताया था एक्सटिंग वॉल्केनो वाला। फिर ये रहा बैरन जो आइलैंड बताया था जो एक्टिव वॉल्केनो है, ये रहा। ये किधर आता है, ये मिडिल अंडमान के ईस्ट साइड में आता है। और ये कहाँ आता है, नारकोडम कहाँ आता है, ये आता है नॉर्थ अंडमान के ईस्ट साइड में। तो थोड़ा आप ऐसे याद रखना। और चीज़ बता देता हूँ आपको, इधर लक्षद्वीप है, इधर मिनी कॉय आइलैंड है, सबसे बड़ा आइलैंड है लक्षद्वीप का, और इधर मालदीव्स है। तो मिनी कॉय मालदीव्स कौन अलग करता है, 8 डिग्री चैनल। इधर लक्षद्वीप है, इन्हें कौन करता है, मिनी कॉय लक्षद्वीप को जो आइलैंड्स है इन्हें करता है 9 डिग्री चैनल। ये मिनी कॉय भी लक्षद्वीप का ही पार्ट है, पर ये बड़ा आइलैंड है लक्षद्वीप का मिनी कॉय, तो इसलिए इसका नाम अलग से 8, 9 और 10 डिग्री आ जाएगा, इधर आ जाएगा 10 डिग्री चैनल जो लिटिल अंडमान को निकोबार को। ये चैनल 10 डिग्री चैनल, ये क्या है, कोई ये डिग्री नहीं है, मतलब एक तरीके से डिग्री है, मतलब जो लैटीट्यूड की लेटी हुई डिग्री है वही सारी है। तो आप एक बार देख लेना, वही सारी डिग्री हैं, क्योंकि 6 से 13 के बीच में आया था, तो 8, 10 इसी के बीच में आ जाता है, तो वही है। चैनल इसलिए बोल दिया गया क्योंकि पानी पास हो जाता है, इसलिए चैनल बोल दिया उन्होंने। 10 डिग्री से पानी पास हो जाता है, तो 10 डिग्री से चैनल निकल रहा है, इन दोनों को अलग करता है। फिर मैंने बताई दिया बैरिन किसके उसमें, ये डोरमेंट वोल्केनो है। डोरमेंट वो होता है वो अभी तक फटा नहीं है, मतलब अभी तक निकला नहीं है, तो डोरमेंट वोल्केनो है ये एक तरीके से। जो बैरिन आइलैंड है एक्टिव वोल्केनो है ओनली ये, और नारकोडम एक्सटेंट वोल्केनो है, खत्म हो चुका, तो आपको याद रखना है। फिर अंडमान निकोबार जो है ना, ये अराकन योमा, अराकन योमा आती म्यांमार में आती है, ऐसे ये आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका म्यांमार करके आ जाएगा ये। तो एक अराकन योमा स्ट्रीट पड़ती है, ये अराकन योमा पड़ती है, उसका कंटिन्यूएशन बोला जाता है उस टेरिटरी का, कि अंडमान निकोबार है और सुमात्रा तक जाते हैं, सुमात्रा तक जाते हैं, ये हिमालय का कंटिन्यूएशन पार्टी बोला जाता है। तो अराकन योमा से कंटिन्यू है ये, निकोबार में आएंगे कंटिन्यूस आपका मिनतावाई आइलैंड्स टू द साउथ एंड द साउथ ईस्ट में पहुंच जाएंगे, सुमात्रा तक जाते हैं, ऐसा आप याद रखना। सैंड स्टोन, लाइम स्टोन और शेल से, मतलब ये शेल जो स्टोन्स हैं इनसे मेनली रॉक इसमें पाए जाते हैं, ये भी लाइन याद रखना, ठीक है ना। फिर तो मैं बता ही चुका हूँ कितने डिग्री के बीच में ये आते हैं। फिर नियरेस्ट जो इनके ग्रेट निकोबार के पास में आता है वो सुमात्रा आता है, 145 किलोमीटर, 145 सॉरी, तो 145 किलोमीटर इसमें आता है, तो पास में यही है, इंडिया बहुत दूर पड़ता है। फिर शाल्टर जो पीक है सबसे हाईएस्ट पीक है जो नॉर्दर्न अंडमान में आती है, हाईएस्ट पीक है ये, ठीक है ना। फिर उसमें हाईएस्ट, ये सबसे हाईएस्ट पीक है, और ये कहाँ आती है, नॉर्दर्न अंडमान में भी आती है। और इन अंडमान की देखोगे हाईएस्ट पीक तो यही है, और वो पूछेगा ग्रेट निकोबार की हाईएस्ट पीक,
तो उसका नाम दूसरा है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है थुइलियर करके कुछ, ये THUILLIER, थुइलियर, बीइंग द हाईएस्ट पीक ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड। जो नीचे के निकोबार आइलैंड्स हैं उनकी हाईएस्ट है। बट जो हाईएस्ट पूछेगा अंडमान निकोबार की दोनों की, तो शाल्टर पीक। अब क्यों फट जाएगा? क्योंकि 90% एरिया का रिजर्व एरिया है, कि प्रोटेक्टेड एरिया है, वहाँ पे कोई नहीं जा सकता। 36% के ट्राइबल रिजर्व एरिया में ट्राइबल्स रहते हैं, वहाँ तो कोई जा ही नहीं सकता। 4 नेशनल पार्क है, महात्मा गांधी मैराइन नेशनल पार्क, फिर ठीक है ना, फिर माउंट हेरिटेज करके, फिर रानी झांसी मैराइन, फिर शाल्टर पीक नेशनल पार्क। ये कुछ नेशनल पार्क है आपके किस में आते हैं? ये अंडमान के अंदर है, 4 नेशनल पार्क। तो आपको क्या करना है? आपको जाके मैप में प्लीज़ ये लोकेशन मार्क करनी है। ये अंडमान के हैं, तो भाई निकोबार में क्या है? भाई ग्रेट निकोबार में भी है, जैसे ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है। फिर गालाथिया जो नेशनल पार्क है, जो अभी भी वहाँ पे डेवलपमेंट करने की बात चल रही है, गालाथिया नेशनल पार्क। तो ये है आपका ग्रेट अंडमान में, निकोबार में सॉरी। अंडमान में 4 है जो बता दी मैंने आपको। रानी झांसी मैराइन, साल्टर वाला, साल्टर तो पता ही होगा नॉर्थ अंडमान में होगा। फिर गांधी मैराइन, गांधी मैराइन ये साउथ के आसपास आता है, साउथ के आसपास आता है, साउथ अंडमान के। और ये माउंट हेरिटेज भी साउथ के आसपास ही आता है, तो आप याद रखना है। दूसरा कौन सा एक नोटिफाइड है एज ए कैंपबेल बे नेशनल पार्क? ये कहाँ पे पड़ता है? ये निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आता है। निकोबार, जो निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व मैंने आपको बताया था, ये वाला, ठीक है ना। ग्रेट निकोबार आपको पता भी है, उसके अंदर भी आता है। किसके अंदर आता है आप बताना मुझे कमेंट करके। फिर बैरिन आइलैंड है, ये मैंने आपको बता दिए। अंडमान के एक्टिव वॉल्केनो है, यही बचे हैं, इंडिया के भी यही हैं, अंडमान के भी यही हैं। फिर कुछ प्लेसेस के नाम बताता हूँ आपको। लैंडफॉल आइलैंड्स, लैंडफॉल आइलैंड्स कहाँ पे आते हैं? ये हुगली रिवर से पास में से पड़ते हैं, मतलब माउथ ऑफ हुगली रिवर। तो ये कहाँ पे भी लगते हैं? ये बुरमा से नीचे है, तो ये भी कहीं ना कहीं इन्हीं से टच करते हैं थोड़ा सा। तो लैंडफॉल आइलैंड ये नॉर्थ साइड में आ जाएंगे आपके। इंदिरा पॉइंट मैंने ज़्यादा साउदर्न पॉइंट है, इसके अलग अलग नाम से भी आपको प्ले मेगलियन पॉइंट भी बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं। सुमात्रा आइलैंड से बस 145-150 किलोमीटर दूर है ये, मतलब इंडोनेशिया से। फिर शाल्टर पीक में हाईएस्ट पीक बता चुका हूँ आपको। आइलैंड्स की ट्राइब्स बताऊँ आपको। इसमें जो ट्राइब्स रहते हैं वो रहते हैं निग्रिटो। निग्रिटो में वो निगर वाले, वो काले काले जो होते हैं, निग्रो टाइप रहते हैं, निग्रिटो ट्राइब्स भी बोलते हैं। वो कौन कौन से? ग्रेट अंडमानीज, ओंगे, आपके जवारा और सेंथाली, ये 4 तरह की हैं, ये निग्रिटो ग्रुप में आती हैं। फिर अंडमान ग्रुप में कौन सी आती हैं? वो आते हैं निक्रोबरीज और उसके बाद शोम्पियंस, ये ठीक है। ये कुछ ट्राइब्स हैं। तो ये जो है ग्रेट अंडमानीज, ओंगो, जवारो, सेंथालीज, ये जो निग्रोटो टाइप है ना, ये थोड़ी मतलब को अपने आप को सेपरेट रखती हैं। ये शॉम्पियंस जो हो गया, निक्रोबरीज जो हो गई, थोड़ा सा पब्लिक के साथ भी रहना स्टार्ट कर दिया है इन्होंने, पर है ही सेपरेट ट्राइब्स में आती हैं। ये ट्राइब्स के नाम याद रखना, चारों 6 ट्राइब जो है ये अंडमान से बिलोंग करती हैं। और जो 50% अराउंड 50% जो पॉपुलेशन मेड सेटल फ्रॉम द मेनलैंड इंडिया एंड कॉल द अंडमान लिटिल इंडिया बोला जाता है, इसे आप याद रखना है इसको बस। तो इसमें आता है छाटम आइलैंड्स भी इसी के अंदर आते हैं। फॉरेस्ट डेवलपमेंट आप छाटम आइलैंड्स है, ये एशिया के एलिफेंट के लिए हैं, ये भी आसपास ही छाटम, तो आपको मार्क करना है छाटम आइलैंड्स है कहाँ। फिर माउंट हेरिटेज मैंने आपको बता ही दिया था, साउथ अंडमान में बताया था मैंने आपको, साउथ अंडमान में आता है ये। चीफ जो कमिश्नर होता है, मतलब चीफ हेडक्वार्टर है। जैसे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हो ना, यूपीएससी का, तो उसमें एक आपकी पोस्ट होती है, आपकी आइलैंड्स वाली या फिर यूटीज़ वाली पोस्ट होती है। तो उसमें से आप कमिश्नर बनते हो वहाँ पे जाके आपको, क्योंकि वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस भी देखना है और वहाँ पे पुलिस प्रोसेस भी देखना है, तो उससे कमिश्नर बनते हैं। तो उसका जो हेड क्वार्टर है वो साउथ अंडमान में ही है, माउंट हेरिटेज के आसपास में ही पड़ता है। ब्रिटिश टाइम से चलता आ रहा है, तो जब हमने वही कंटिन्यू कर दिया। फिर ये रॉस आइलैंड कब्जा लिए गए थे जापानीज़ ने 1942 में, जब चल रहा था, मतलब हमारी अपने सुभाष चंद्र बोस जी थे, जब भी उनके नाम पे इनका नाम रखा गया। मैं भी बताऊंगा आपको। फिर मधुबन एक ट्रेनिंग ग्राउंड है एलिफेंट का, मधुबन, वो भी वहीं पे है। फिर ये आपकी ऋषि एर्पोलॉजी वहीं पे पड़ती है, ग्रेट अंडमान में आती है। हैवलॉक आइलैंड है, कोरल है, फिर नील आइलैंड्स हैं। फिर चिड़िया टापू करके पड़ता है वहाँ पे, चिड़िया टापू नोन एज बर्ड आइलैंड, तो चिड़िया टापू टापू बोल देते हैं। फिर वाइपर आइलैंड्स है, इसमें जेल है, वो सेलुलर जेल जो है आपकी, काला पानी जाते हो आप, ठीक है ना। कार निकोबर है, ये निकोब्रीज पीपल रहते हैं यहाँ पे, क्रिश्चियंस हैं ये कार निकोब्रीज में। ये ड्रेंजेस प्रिजन, सेलुलर जेल जो है, काला पानी भेजते थे ना, तो ये ड्रेंजेस प्रिजन छोड़ देते हैं वहाँ, कुछ भी करो, बड़ी बड़ी दीवारें। तो मैं आपको बताता हूँ पीवीटीवी ग्रुप क्या होता है, पीवीटीजी ग्रुप क्या होता है। ये होते हैं आपके पर्टिकुलर वर्नेबल ट्राइब्स ग्रुप। जैसे आपके ट्राइब्स होते हैं ना, उसके अंदर भी, ट्राइब्स के अंदर भी कुछ वर्नेबल ट्राइब्स होती हैं जो खत्म होने के कगार पर खड़ी हैं। तो अंडमान में कौन कौन सी है? तो ग्रेट अंडमानीज आर वन ऑफ द 5 पीवीटीजी। आपके ग्रेट अंडमानीज हो गए, और आपके जवार्स हो गए, ओंग्स हो गए, शॉम्पियन हो गए, नॉर्थ सेंथालीस हो गए। तो ये 5 ट्राइब
PVTG में आती हैं आपका, मैंने कितनी गिनवाई थी, 6 बताई थी आपको, तो 5 किस में आती हैं, वो आती हैं आपका PVTG ग्रुप में आती हैं। शोम्पियंस इज ओनली PVGT इन द रीजन विद आप मैंगलोइड फीचर, जो आपके शोम्पियंस हैं उनमें मैंगलोइड फीचर है, ओनली PGT में मैंगलोइड फीचर आते हैं, और सारी जो आती हैं वो आपकी आती है निग्रोइड, जो मैंने आपको बताई थी, निग्रोइड बताया था, निग्रोस वाले जो होते हैं, ठीक है ना। ग्रेट निकोबारीज इज ए शेड्यूल्ड ट्राइब, ये एसटी है ग्रेट निकोबारी, देखो इसमें ग्रेट निकोबारी नहीं आ रहे थे, 5 ही थे, पर मैंने आपको 6 बताए थे। तो ये ग्रेट निकोबारी जो है ये एक शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, और ग्रेट निकोबारीज में बता चुका हूँ आपके क्रिश्चियंस है, ये क्रिश्चियंस है, ठीक है। कहाँ रहते हैं, ग्रेट निकोबार में ही रहते होंगे। पॉपुलेशन ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड इज द प्रिमिटिव ट्राइब्स यहाँ पे है, रैपिडली डिक्लाइन हो रहा है इनका। क्यों डिक्लाइन हो रहा है, बिकॉज फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं, किलिंग स्टार्ट हो गई है ये और वो, तो ये सब हेल्थ क्राइसिस इसमें आ गए हैं, क्योंकि ये अलग रहती हैं। अभी इनमें क्या पाया गया था, कोविड के शिकार पाए गए थे, पर कोई गया ही नहीं है, मार देते हैं लोगों को। आप पे अमेरिकन के एक सिटीजन थे, मतलब वो देखने गए थे, उनको इन्होंने मार दिया था। एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी मैंने, इनसे कुछ इंडियंस मिले भी हैं, कुछ हमारे वुमेंस भी मिली हैं, आदमी भी मिले हैं, वो अभी भी मिलने जाते हैं, उन्हें परमिशन दे दी इन्होंने, उनको मतलब डर नहीं रहा। जो 70 आपकी ट्राइब्स ग्रुप्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डिक्लेयर कैटेगरी डिक्लेयर ये करते हैं, एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इम्प्लीमेंट द स्कीम। देखो कैटेगरी बाय किसने बनाई है, ये तो बनाई होम अफेयर ने, और इनके लिए स्कीम कौन चलाता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर जो है वो डेवलपमेंट स्कीम इनके लिए चलाता है। आर्टिकल 366, ठीक है, उसका सेक्शन 25 है कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रोविजन देता है डिफाइन ऑफ शेड्यूल कास्ट। अब मैं आपको PVTG ग्रुप के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, ये तो मैंने आपको बता दिए सारे, ऊपर वाला यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, यहाँ तक बता दिया मैंने आपको। PVT ग्रुप जो है वर्नेबल अमंग द ट्राइबल्स ग्रुप, मैंने बताया ना, जो ट्राइबल ग्रुप है उसमें वर्नेबल सेक्शन है, ये डिक्लाइन हो रहा है। क्यों डिक्लाइन हो रहा है, लिटरेसी नहीं है, प्री एग्रीकल्चर लेवल नहीं है, कि टेक्नोलॉजी नहीं है इनके पास, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, इनहेबिटेंट रिमोट लोकेटेड हैव पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट उनके पास नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सब कुछ काउंट हो जाएगा, हेल्थ का, सब चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इनके पास, तो इनकी डेथ हो जाती है, इसलिए कम हो रहा है। फिर हमने कुछ आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम चलाए 1973 में, देखो पहले से नहीं है, 1973 आपकी देवर कमीशन बैठी थी, उसने क्रिएट किया था आपका प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप PGT, सेपरेट ग्रुप बनाना है आपको जो लेस डेवलप्ड ट्राइबल ग्रुप में है उनके अंदर। फिर 75 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई किया कुछ ग्रुप्स को, ये ग्रुप आपको PVTG कैटेगरी में रखे जाएंगे, ठीक है। उसमें डिक्लेयर किया गया 52 सच ग्रुप को, 52 सच ग्रुप्स को उसमें डिक्लेयर किया गया। फिर 1993 में, मतलब कि 1993 में 23 ग्रुप और ऐड किए गए, तो अब टोटल कितने हैं, 75 है। 52 स्टार्टिंग में तो पूछ ले आपसे ओरिजिनली कितने थे, 75 नहीं, 52 थे ओरिजिनली, ठीक है ना। 18, मतलब ये क्या 5 स्टेट में ही आते हैं, साउथ इंडिया में आते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट में ऐसे बोलते हैं नहीं, ये 18 स्टेट में आते हैं, एक यूनियन टेरेटरी में आते हैं जो आपका अंडमान निकोबार है। और 2011 के सेंसस से, हाँ उसी अकॉर्डिंग देखेंगे, 2021 के हुए नहीं है। 75 जो लिस्ट है, जो हाईएस्ट नंबर जो ट्राइब्स PVGT ग्रुप है आपका, PVTG जो ग्रुप है उड़ीसा के अंदर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद अंडमान, उसके बाद सॉरी आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ है, उड़ीसा के अंदर। 2006 में गवर्नमेंट ने क्या किया था, PTG ग्रुप बनाया था ना, देवर कमीशन ने बोला था, देवर कमीशन ने बोला था आपका प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप, उसका नाम चेंज के PVTG कर दिया गया था। तो इनके लिए कुछ स्कीम्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल चलाती है। क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप के लिए कुछ स्कीम है, जैसे आपका आपका हो गया कंजर्वेशन कम डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, एनुअल प्लान, इनके लिए प्लान्स बनाए जाते हैं। आर्टिकल 275 डिक्लेयर करता है ट्राइबल सब स्कीम्स इनके लिए चलाई जाए, अलग से पैसा भी दिया जाता है। अब कुछ क्राइटेरिया है इस ग्रुप में, ऐसे थोड़ी किसी को भी किसी भी ट्राइब को इस वाले ग्रुप में रख देंगे, इसका भी कुछ क्राइटेरिया है। जो लोग प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जो पुराने समय पे हम कभी पुराने काल में टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते थे, अभी भी उसी का यूज़ कर रहे हैं। देखो अब तो मॉडर्न हो गए हैं, ट्रैक्टर यूज़ हो गए हैं, हैप्पी सीडिंग मशीन आ गई है लगाने के लिए, पर लोग अभी भी ऐसे हैं जो पुराने काल की टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। अरे सब में नहीं, ये बट ट्राइबल ग्रुप में देखे जाएंगे, ये ट्राइबल ग्रुप में देखे जाएंगे, ये ट्राइबल ग्रुप के अंदर कौन लोग ऐसे हैं अभी भी जो आपके स्टेगनेंट हैं, डिक्लाइन की पॉपुलेशन हो रही है कंटिन्यूसली, जो ट्राइबल ग्रुप की पॉपुलेशन कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, और एक्सट्रीमली लो लिटरेसी है उनके अंदर, बहुत ही कम लिटरेसी है, और सब्सिस्टेंसी लेवल ऑफ इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमिक नेग्लिजिबल इनकी इकोनॉमी उनके पास है। ये 4 कुछ क्राइटेरिया हैं
जो ट्राइबल ग्रुप में देखे जाएंगे, अगर अभी भी ऐसे लोग हैं, उन्हें वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप में डाल दिया जाएगा। ये कुछ चीज़ें हैं। वी बैक टू आवर हिंदू। मैं भी सोचता हूँ कि मतलब आपको बाहर नहीं मिलना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, इसी भी इससे रिलेटेड। क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। हम आते हैं अपने अंडमान निकोबार पे। मैं आपको चीज़ें दिखा देता हूँ, कुछ चीज़ मैंने इसे मार्क की हुई। ये क्या मार्क किया हुआ है? ये आपका मार्क किया हुआ है मैंने, ये आपका बैरन आइलैंड जो मैंने आपको बता चुका हूँ। फिर मैंने ऊपर क्या मार्क किया हुआ है? ये मैंने आपको मार्क किया हुआ है आपका इंटरव्यू आइलैंड। तो ये कहाँ पड़ेगा? नॉर्दर्न के पास पड़ेगा इंटरव्यू आइलैंड, या बोल सकते हो आपका मिडिल के नॉर्थ वेस्ट रीजन में पड़ेगा। मिडिल के नॉर्थ वेस्ट रीजन, यहाँ कहाँ पे कहीं पे आपको पड़ेगा आपका। महात्मा गांधी दिखाने वाला था मैं थोड़ा आपको, महात्मा गांधी जो होता है आपका, चलो वो तो मिल नहीं रहा। पर मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ। स्वराज द्वीप, ये स्वराज द्वीप देखो, इनके नाम चेंज किए गए थे आपको। ये स्वराज द्वीप यहाँ पे पड़ता है। फिर आपके नाइल का नाम क्या किया गया था? नाइल आइलैंड का भी नाम चेंज किया गया था। फिर यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो आइलैंड रखे गए थे आपके, उनके सबके नाम देख लो। स्वराज द्वीप था आपका ऊपर, उसके बाद आपका नील्स आइलैंड का भी नाम चेंज किया गया था, ठीक है ना। और सुभाष चंद्र बोस, नील्स आइलैंड का क्या नाम रखा गया था आप? तो ये देख के बताना क्या नाम था। तो मैंने आपको एक लोकेशन बता दी। सबसे ऊपर जो आएंगे आपके स्वराज द्वीप आएंगे, नेल्स वाले आएंगे, और सबसे पास में जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड है। ये क्यों नाम दिए गए? क्योंकि मतलब जो अपने जब जापान से वॉर चल रही थी आपके ब्रिटिश की, तो उन्होंने यहाँ तक कब्जा कर लिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ये कुछ जगह है, आप थोड़ा नाम याद रखना, बस यही है। और जो मैंने उसमें लोकेशंस है, आप ट्राई टू फाइंड करना, उस लोकेशन को मार्क आउट कर पाऊँ मैं, यहाँ पे आपको मार्क आउट कर पाऊँ। बैक आवर उस पर आ जाते हैं हिंदू पे। फिर क्या हो गया कि जो हमारे मतलब कि आपके ये है अपने डिफेंस मिनिस्टर अपने जो राजनाथ सिंह, जो कल सेक्रेटरी डिफेंस जो आए हुए हैं, जेम्स ऑस्टिन आए हुए हैं इंडिया में, उनसे बात की है इन्होंने। कुछ बातें हुई हैं, अभी बात में नहीं आई। कुछ बातें उनकी बात हुई हैं आपकी लीमो, आपकी कोमकासा और बीका से रिलेटेड बातें हुई हैं कि उन्हें आगे हमें बढ़ाना है। फिर उन्होंने स्टिक वार्निंग भी जताई है कि S-400 खरीदोगे तो हम काट सा सोच सकते हैं लगाने की। सीधी सीधी बात बोल दी है उन्होंने। ये सारी बातों पे डील हुई है। देखते हैं क्या होगा इन फ्यूचर। तो हम क्या पढ़ेंगे? लीमो, कोमकासा और बेका के बारे में पढ़ेंगे, ये है क्या। ये क्या है मतलब कि एक थर्ड एडिशन हुआ था 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग आपको बता दूं क्या होता है कि एक तो डिफेंस मिनिस्ट्री बैठेगी हमारी और उनकी, और फॉरेन मिनिस्ट्री बैठेगी हमारी और उनकी, तो दोनों साथ बैठ के बात करेंगे। तो उसे बोलते हैं 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। दो मिनिस्ट्री दोनों देश की बैठेंगी तो 2+2 इसे डायलॉग को बोला जाता है। ये हो चुका है, थर्ड एडिशन भी हो चुका है इसका, अक्टूबर में हुआ था। 18 की बात कर 19 की बात कर रहा हूँ। तो उसमें कुछ बी का आपका मीस्टा एग्रीमेंट वो साइन हुए थे उस मीटिंग के अंदर। ऑल्सो आर्टिकल विल टेल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन बी का, लीमो और कोम कासा क्या होता है, ठीक है ना। जो लेटर टू हैव ऑलरेडी साइन हो चुके हैं और कुछ बाद में होने वाले हैं साइन, तो उसके बारे में बात करते हैं। जो मैंने आपको बता ही दिया, मीटिंग हुई थी आपका अक्टूबर में, ये 2019 की बात है, ठीक है ना। जयशंकर जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर जी मिले थे उनके साथ, जो यूनियन सेक्रेटरी पोम्पाई, मतलब कि पोम्पियो तो ट्रम्प की गवर्नमेंट में थे ना, ठीक है ना। पोम्पियो जो थे ट्रम्प की गवर्नमेंट में थे, अब तो दूसरे आ गए हैं। तो इसमें कुछ बायोलेटरल एग्रीमेंट्स होते हैं, साइन होते हैं बीच में, लोग जो ग्लोबल इशू होते हैं उनके म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं, वो शेयरिंग होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अब एजेंडा जो है दिस ईयर जो था 2+2 का मीटिंग क्या था, बीका। बीका का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक एक्सचेंज आपका कॉपरेशन एग्रीमेंट, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, ठीक है ना। डीप मिलिट्री, जो मिलिट्री की कुछ चीज़ होती है, देखो मैं आपको कैसे बताऊँ क्या क्या चीज़ होती है। जैसे कोई जियो स्पाटियल इन्फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे ये लोकेशन है, क्योंकि उनकी सैटेलाइट से उनके पास उन्होंने कुछ डाटा कलेक्ट करके रखा होगा मैप का कि पाकिस्तान की लोकेशन यहाँ पे ये है, वो अपनी सैटेलाइट से देखते होंगे, हम अपनी से देखते हो, तो वो सारी चीज़ एक्सचेंज करेंगे। जो सैटेलाइट डिफेंस पर्पज से जो सैटेलाइट इमेजेस है, फ्लाइंग ऑफ एयरक्राफ्ट की इंफॉर्मेशन या शिप की इंफॉर्मेशन या लोकेटिंग टारगेट जो है, उन सब की लोकेशन बीका में। तो एक तरह से डिफेंस वाला हो गया कि डिफेंस से रिलेटेड हम चीज़ें हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो मिस्टा क्या होता है? मिस्टा क्या होता है? इतनी मैराइन, जो आपकी मैरीन इन्फॉर्मेशन है, शेयरिंग टेक्निकल अरेंजमेंट। मीसा हो गया मैरीन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। बी का हो गया आपका डिफेंस से बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन एग्रीमेंट से रिलेटेड हो गया। बेनिफिट क्या होंगे इस सब चीज़ों से?
जो यूनाइटेड नेशन का मतलब कि एडवांस नेटवर्क है, हमसे तो एडवांस नेटवर्क है ही उनका, जियो स्पैटियल नेटवर्क, जो हम अभी तक उनका जीपीएस करते हैं, यूज़ कर रहे हैं अपने उस फ़ोन में भी, तो उनका एडवांस नेटवर्क है, तो एडवांस इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, एक्यूरेसी मिलेगी हमें जगह की, कि मतलब लोगों की मतलब कहाँ पे वेपन्स है, कहाँ पे मिसाइल ड्रोन फिट किए हुए हैं, हमें उनमें भी एक्यूरेसी मिलेगी, उन्हें यूज़ करने में भी एक्यूरेसी मिलेगी। जब हमें लोकेशन पता लग जाएगी तो हम एक्यूरेसी से टारगेट करेंगे, आपका नेविगेशन टारगेटिंग को इनहेंस होगी आपकी, जब चीज़ें पता लगेंगी। हाई क्वालिटी जीपीएस सिस्टम है उनके पास, तो नेविगेट के लिए मिसाइल के रियल टाइम आपको इंटेलिजेंसी मिलेगी। तो इन सब चीज़ का फ़ायदा होगा बीका से। अब लीमो क्या होता है, चलो वो मेरी टाइम वाला देख लिया, हमें मीस्टा देख लिया, बीका देख लिया, तो फिर लीमो क्या होता है? लीमो होता है लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक आगे तो वही जो सामान होता है, लॉजिस्टिक होती है, एक्सचेंज करना उसका, आपका एमओयू, मोमेंडम ऑफ, उसमें एग्रीमेंट है, ये इंडिया यूएस के बारे में है। इसके अंदर क्या है कि 2016 से हम क्या करेंगे, डिकेड एक लॉन्ग नेगोशिएशन चली थी, उसमें इंडिया स्पेसिफिक वर्जन ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट में क्या होता है कि फैसिलिटी ऑफ मिलिट्री बोथ द कंट्री यूज ईच अदर बेस, जो मिलिट्री के बेस होते हैं ना वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो लॉजिस्टिक नाम क्यों रखा भाई उसने, ठीक है ना, वो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट ही है कि रिफ्यूलिंग और रिप्लेस मतलब कि रिप्लेनिशमेंट पर्पस के लिए, कि जैसे हमारा जहाज़ क्या यहाँ से मूव कर रहा है, सुमात्रा आइलैंड से घुसता हुआ, वो मलाका स्ट्रीट से घुसता हुआ वो अंदर चला जाएगा, तो वहाँ पे पता लगा सिंगापुर के पास आर्मी का बेस है, किसकी, इंडियन मतलब कि अमेरिकन नेवी का बेस है। अब हमको वहाँ पे खाना पाना चाहिए, रिप्लेनिशमेंट चाहिए, फ्यूल चाहिए, तो हम जाके, हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ है लीमो, तो हम जाके वो ठीक कर सकते हैं। तो वहाँ पे जाके हम क्या कर सकते हैं, रिफ्यूलिंग कर सकते हैं, खाना वाना खा सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, कोई मेडिकल सपोर्ट चाहिए वो ले सकते हैं। तो ये वाला एग्रीमेंट है आपका लीमो, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मोमेंडम अंडरटेकिंग। अब इससे क्या होगा, डज नॉट मीन यूएस ट्रूप स्टेशन, दोनों वाइस वर्सा होंगे, उनके हमारे यहाँ आएंगे, जहाँ हमारे बेस होंगे कहीं पे बने हुए, तो हम उन्हें दे सकते हैं। इसमें एग्रीमेंट में यूजफुल क्या है, नेवी टू नेवी कॉपरेशन है बिटवीन टू कंट्री, ये फैसिलिटेट करेंगे। तो ये भी किससे रिलेटेड है, डिफेंस से। मैंने बताया ना 2+2 डायलॉग है, या तो इसमें कोई फॉरेन से रिलेटेड होगा या कोई डिफेंस से रिलेटेड होगा। भाई कॉम कासा क्या है, ये कॉम कासा क्या है, कम्युनिकेशन आपका कंपेटिबिलिटी सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, मतलब कम्युनिकेशन से रिलेटेड है ये। इंडियन जो वर्जन होता है, मतलब स्पेसिफिक वर्जन ऑफ कम्युनिकेशन इंटर ऑपरेटिबिलिटी सिक्योरिटी मेमोरेंडम, जो आपका आपका सिस्मोआ जो है उसकी वैलिडिटी 10 ईयर की है, और वो शायद अब खत्म हो गया, तो कॉम कासा की बात चल रही है। तो कॉम कासा क्या है कि कम्युनिकेशन नेटवर्क डेवलप करना है उनकी मिलिट्री और हमारी मिलिट्री में। वो क्या होगा उससे फ़ायदा, कि जो इक्विपमेंट्स हैं, जो सिस्टम्स हैं उनके, कुछ जो चीज़ें यूज़ करते हैं शिप के अंदर, चीज़ें यूज़ करते हैं अपनी कमांडर, जो उनकी मिलिट्री यूज़ करती है, एयरक्राफ्ट यूज़ करते हैं, कुछ सिक्योर नेटवर्क यूज़ करते हैं पीस एंड वार के लिए, उस चीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं। ये भी क्या है, एक कम्युनिकेशन नेटवर्क डेवलप करना है दोनों के बीच में। तो कोम कासा उसी से रिलेटेड है। कोम कासा मैंने बता दिया आपको, कोम कासा हो गया। लीमो बता दिया मैंने आपको, लीमो क्या है। फिर बी का बता दिया मैंने आपको, और फिर मैंने आपको क्या बताया, मिस्टा भी बता दिया। आगे चलते हैं। बट 3 एग्रीमेंट है, सिग्निफाई क्या है कि वन पार्टनर ट्रस्ट अदर पार्टनर, एक दूसरे पे बिलीव ही करना है। कोम कासा क्या है कि वन पार्टनर कॉन्फिडेंस इनफ टू कंप्लीट रिलायल ऑफ इनक्रिप्टेड सिस्टम, मतलब कि इनक्रिप्टेड क्या होता है, तुम्हारे पास और सीधा तुम्हारे पास दूसरे के पास जाएगा, बीच में कोई लिंक नहीं है, तो इनक्रिप्टेड सिस्टम डेवलप हो जाएगा। थर्ड एग्रीमेंट जो है बी का, वो हाईली क्लासिफाइड है, इंफॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड होंगी, जो बी का मैंने आपको बताया था, डाटा रियल टाइम चीज़ का डाटा शेयर होगा। फाउंडेशन ऑफ एग्रीमेंट कैसे हुई थी, मतलब इंडिया यूएस की, पहले लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट था, फिर सिस्मोआ करके आया था, फिर बीका आया था, फिर कोम कासा आया था। तो इसमें हमने क्या पता लगा, हमें इसमें लीमो तो है ही नहीं कहीं पे, तो शायद लीमो हमने साइन नहीं किया। तो ये आपको कमेंट में जाके बताना है कि कौन कौन से सारे एग्रीमेंट में से हमने यूएस के साथ साइन किए हुए हैं। कोम कासा तो अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी था, इसलिए आपको पता लग गया होगा। ये मतलब कि 2018 में फर्स्ट 2.2 जो मीटिंग हुई थी, मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी, उसका सेकेंड एडिशन 2019 में वाशिंगटन में हुआ था। एग्रीमेंट सच एज लीमो और कोम कासा हैज़ ऑलरेडी साइन बिटवीन इंडिया एंड यूएस। ये कुछ एग्रीमेंट है जिसमें से आप सब चेक करके बताना कौन से हमने किए हुए हैं, कौन से एग्रीमेंट साइन नहीं किए हुए हैं, ये थोड़ा आप जाके बताना। मैं जाता हूँ हिंदू पे। तो ये वाली न्यूज़ थी, हम मैंने इसमें से ये एक्सट्रैक्ट किया जो मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। आगे जो न्यूज़ आती है कि माइनिंग थ्रेट लूम्स ओवर अरावली इन हरियाणा। हरियाणा ने एक पेटिशन लगाई है, सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि हमें परमिशन दी जाए जो अरावली रेंज है उसको माइनिंग करने के लिए, उसमें से माइनिंग करने के लिए।
पर ये क्या आर्टिकल क्या बोल रहा है कि ऑलरेडी इतनी सारी माइनिंग्स हैं और जो हरियाणा स्टेट है पॉजिटिव में रहता है, हमेशा पॉजिटिव फिगर में रहता है, क्योंकि ऐसी कोई पिछड़ी स्टेट नहीं है कि बहुत पीछे है कि पॉजिटिव है। एंड ठीक है ना, प्रॉब्लम क्या आएंगे तो वाइल्ड लाइफ, एयर क्वालिटी, हेल्थ, जो उसके रेसिडेंट्स हैं आसपास में घर बने हुए हैं अरावली रेंज में हरियाणा में जो निकलती है उसके आसपास जो घर बने उनमें प्रॉब्लम आ जाएगी। अब हरियाणा की कुछ सिटी जो एनसीआर में भी आती हैं, ठीक है ना, तो एनसीआर में तो वैसी प्रॉब्लम रहती है, तो इससे माइनिंग से और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। और कोई रेशनल नहीं है बिहाइंड के पीछे की ओपनिंग द न्यू माइंस, कोई रेशनल थॉट नहीं है उनके पास। ऑलरेडी ब्लूमिंग इन द माइनिंग सेक्टर में ऑलरेडी ब्लूम मतलब ब्लूमिंग कर रहे हैं हरियाणा स्टेट जो है, तो कोई रेशनल थिंकिंग भी नहीं है। जनवरी में उन्होंने इतने का बिजनेस किया था, आप खुद देखो उनका बिजनेस बढ़ता जा रहा है। 2005 से 6 से जनवरी 2021 में सबसे ज़्यादा उन्होंने हाईएस्ट सिंस 2005-6 से हाईएस्ट का बिजनेस कर चुके हैं माइनिंग्स में। ठीक है, तो कोई ऐसी कोई इनकी ज़रूरत नहीं है कि माइनिंग को ओपन किया जाए, कोई एक दूसरे ठीक काम कर रहे हैं। कि जो वहाँ के रेसिडेंट्स ने डिमांड लगाई थी, चीफ जस्टिस को ईमेल किया था कि नो माइनिंग नो रियल एस्टेट, ठीक है ना, उसे नहीं ओपन किया जाए। अरावली हिल्स में क्या प्रॉब्लम थी कि इलीगल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता था, जो प्लांटिंग ट्रीज है एकड़ में लगाए वो बेकार हो जाएंगे। साउदर्न हरियाणा वो नेचुरल कंजर्वेशन जोन में आता है, तो इतने सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। माइनिंग से आपको पता है लोकल कम्युनिटी को हार्म पहुँचता है। तो ये सारी कुछ न्यूज़ थे। क्लास बोर्ड के 10th के 12th के एग्ज़ाम वो ऑनलाइन की बात चलती, पर ऑफलाइन होंगे, वो कब होंगे बाद में पता लग जाएगा। ये मैं आपको पढ़ाई चुका हूँ नीति आयोग क्या कर रहा है। उसके बाद अवेयरनेस की ऑफ डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, कुछ अवेयरनेस की बताई है इस आर्टिकल में, वो आप जाके पढ़ लेना। जो ब्रेस्ट कैंसर है वो एक बहुत बड़ा एक इशू है इंडिया में। तो सबसे ज़्यादा कैंसर जो होता है ब्रेस्ट कैंसर होता है वुमेन्स में। तो इसमें कुछ चीज़ें बताई कि ब्रेस्ट कैंसर कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, निपल आपके रिटार्डेशन, ये वो सब प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपके ये प्रॉब्लम्स हैं सिम्टम्स हैं तो आप डिटेक्ट कर सकते हो ब्रेस्ट कैंसर को, और आपको ईजिली, क्योंकि कैंसर की स्टेज होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अगर आप उसे प्राइमरी मतलब स्टार्टिंग स्टेज में क्योर कर लोगे कीमोथेरेपी लेके या कोई भी थेरेपेशन लेके, तो क्योर हो जाएगा। अगर आप सेकंड या थर्ड स्टेज में पहुंच गए तो फिर आप बच नहीं सकते उसमें, मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा रिपोर्ट ही कहती है कि आप बच नहीं सकते। तो ब्रेस्ट कैंसर जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वुमेन कैंसर की, ठीक है ना। सेल्फ अवेयरनेस और अर्ली डिटेक्शन कैसे करेंगे, तो इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि आपको साइन कैसे पता लगेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं आपके। एसिमेट्रिक इन साइज ऑफ द निपल्स, ठीक है ना, निपल्स में फ्लूइड आना, पिन होना, ये कुछ चीज़ें बताई गई हैं। ये आप पढ़ लेना, ये आप लिख सकते हो कि ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम चलने चाहिए, इवन ब्रेस्ट कैंसर से नहीं और भी चीज़ों के लिए। देखो मैं आपको कीवर्ड बताता हूँ। एक हो गया कीवर्ड होता है ट्रांसपेरेंसी, एक होता है अकाउंटेबिलिटी, एक होता है अवेयरनेस। एक दो वर्ड होते हैं, ऐसे 10 वर्ड मेरे पास लिखे हुए हैं, 10 वर्ड होते हैं ऐसे। तो उन 10 वर्ड का यूज़ आप कहीं भी कर सकते हो। तो 10 वर्ड में कम से कम आप 50-60 वर्ड लिख सकते हो उन 10 वर्ड से, तो 150 का मार्क्स का जो आंसर आता है उसमें आराम से आप लिख सकते हो। ये अवेयरनेस प्रोग्राम आपका, आपका अकाउंटेबिलिटी, आपका ट्रांसपेरेंसी, आपका क्रेडिट, इसको ये सब करने के लिए तो आपसे बढ़ाना चाहिए, प्रोग्राम चलते रहने चाहिए ऐसे। ऑस्टिन आया, उन्होंने राइजिंग कंसर्न उठाया कि जो म्यांमार में हो रहा है, जो मुस्लिम म्यांमार से माइग्रेट कर रहे हैं इंडिया में आ रहे हैं, तो उनका ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। प्लीज़ उस चीज़ को देखो, आप भी देखो हम भी देखेंगे। म्यांमार में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया और यूएस जो है वो प्रतिबद्ध है ह्यूमन राइट को फॉलो करने के लिए, क्योंकि दोनों डेमोक्रेटिक है। वो ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है और हम बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है इस फॉर्म में। अब इन्होंने बोला है कि जो आर्ट आर्ट फुल फॉर्म उसकी मैं बताऊंगा आर्ट क्या होती है। आपका असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी नॉट अप्रोप्रिएट फॉर लिव इन रिलेशनशिप और सेम सेक्स कपल। क्या होता है, आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। कुछ कपल्स ऐसे होते हैं लिव इन में रहते हैं, शादी नहीं करते हैं, पर उन्हें क्या चाहिए ना, बच्चा चाहिए होता है, संतान चाहिए होती है। तो वो इस आर्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, आईवीएफ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बच्चा कर लेते हैं। आईवीएफ टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि अगर उन्हें बेबी करना है, अगर उनकी जो सिरम है वो इनफर्टिलिट है, मतलब कि वो जा नहीं पाता है, कि एम्ब्रियो तक फर्टिलाइजेशन तक नहीं पहुंच पाता है, तो क्या किया, लड़के का स्पर्म लेके, उनका एग लेके उन्हें फर्टिलाइज करा दिया जाता है, एम्ब्रियो तैयार कर दी जाती है, ठीक है ना। फिर वो किसी भी, या औरत उसकी मतलब अगर वो लिव इन में रहते हैं तो समाज क्या बोलेगा ना, वो बच्चा होगा मतलब पेट में, तो सोच जाएगी कि ये कैसे हो गया पॉसिबल। तो वो क्या करते हैं, वो कोई थर्ड पर्सन ढूंढते हैं, थर्ड वुमेन ढूंढते हैं, उसके पेट पे इनफर्टिलेट कर देते हैं, मतलब उस एम्ब्रियो को रख दिया जाता है। तो मदर क्या होती है, एक तरह से दूसरे का बच्चा कैरी कर रही है। तो उस मदर को क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है सेल्यूलोसी, उसे बोला जाता है
सरगरोसी मदर या सरगरोसी इसके लिए बिल भी आ चुका है, ठीक है ना, 2019 में। तो वो चीज़ बहुत ऊपर थी। सेम सेक्स हो गए, अब भाई सेम सेक्स क्या हो गया, लड़का लड़का हो गया, वो साथ में रहते हैं, शादी कर ली, बच्चा कैसे करे, तो बच्चा वो ऐसे ही करते थे, एम्ब्रियो का यूज़ करके, इस आर्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते। तो इस बिल में जो बिल आने वाला है, इसमें बैन लगाने वाले हैं लिव इन रिलेशनशिप वालों के लिए और सेम सेक्स कपल के लिए। होते हैं, इंडिया में भी है, एक्टर भी हैं बहुत सारे जिन्होंने ऐसा किया हुआ है। फिर अपना वो कौन कौन से 2-4 और एक्टर हैं, जो करण जौहर भी है, उसकी शादी नहीं की, बच्चे हैं उसके 2-2। तो कैसे हैं इस टेक्नोलॉजी से, तो वो तीसरी वुमेन के वूम में रख देते हैं, बच्चे को बच्चा हो जाता है। तो ये बिल आने वाला है, इससे कुछ प्रॉब्लम है, इनके ऊपर बैन लगा दिया गया सेम सेक्स वालों के लिए। और कपल जो रह रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप में, इनको इस बिल में नहीं रखा जाएगा। ये टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं इसमें, IVF टेक्नोलॉजी का, आपका इनवेरेटिव फर्टिलाइजेशन का यूज़ करके बच्चा कर लेते हैं। ये दोनों वर्क होते हैं, आप पढ़ते होंगे IVF टेक्नोलॉजी से, टेस्ट ट्यूब बेबी वाला। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है कि दोनों का लिया, एक लास्ट स्टेज होती है, फर्टिलाइज एम्ब्रियो तैयार हो जाता है, मतलब उसके बाद बच्चा ही बनना स्टार्ट होगा। जब वो एम्ब्रियो तैयार कर लेते हैं वो टेस्ट ट्यूब में, उसके बाद वो फर्टिलाइज कर देते हैं वुमेन की, किसी की वुमेन की वूम में, ठीक है। चाहे वो उस मदर भी हो सकती है जिसका उन्होंने एग लिया, वो भी हो सकती है खुद भी। पर कपल वाले क्यों रखेंगे, जो लिव इन में रहते हैं वो क्यों करेंगे, या फिर सेम सेक्स वाले कैसे कर सकते हैं। तो वो इस चीज़ का यूज़ करते हैं, तीसरी वुमेन का यूज़ करते हैं, उसको पैसे वैसे दे देते हैं, ठीक है ना। तो पैसे वैसे दे के वो सेरोगेसी का काम करती है, दूसरे का बच्चा कैरी करती है बस अपने वूम में। इसका बिल तो लास्ट ईयर भी आया था ना, हाँ, वो बिल आ गया, उसके अंदर कुछ है, मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा, सेरोगेसी बिल तो नहीं पढ़ाऊंगा। वो बिल आया था, अभी तक वो शायद रुका हुआ है, तभी 19 में बिल लिखा गया है, वरना एक्ट लिखा जाता है यहाँ पे। वो पढ़ा था कि ये क्राइम है। नहीं, वो तो उसके लिए तो कॉमर्शियल बिल, हाँ, कॉमर्शियल को रोकना था, कॉमर्शियल का रोकना था, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा अड्डा बन चुका था इस काम के लिए, विदेशों से लोग आते थे इस काम के लिए, वो गरीब है देश हमारा। तो कोई भी मदर को पैसे मिल जाते थे तो उसका क्या होता था, उसका एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट हो जाता था। बच्चा एक बार ले लिया, फिर उसके बाद प्री नेटल भी तो मतलब उसमें प्रॉब्लम्स आती है, इन्फेक्शन हो जाए उसके कुछ, बच्चा तो आप लेके चले गए, आप उस मदर को भूल गए जिसके साथ कॉमर्शियल आपने किया है। तो वो कॉमर्शियल को स्टॉप कर दिया गया था। और जो आप बच्चा रखना भी चाहते हो, तो जो उसके वुमेन के पेट में आप रखना चाहते हो, वोम में रखना चाहते हो किसी वुमेन के, तो वो आपकी कोई रिलेटिव होनी चाहिए, ऐसे इन्होंने बोला था। कॉमर्शियल को टोटली बैन कर दिया गया था। उस बिल के बारे में कभी पढ़ लेंगे, अभी मैं बता नहीं रहा, तो मैं आर्ट वाले के थोड़ा बता देता हूँ ये है टेक्नोलॉजी क्या है। वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। बिल आया, मॉनिटर करेगा मेडिकल, मतलब कोई ऐसा काम ना चले अचीव करने के लिए, प्रेगनेंसी के लिए होती है टेक्नोलॉजी। में क्या होता है, जो जिनकी ट्रीट इनफर्टिलिटी होती है, आपकी इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, ये नहीं कि आप बच्चा नहीं कर सकते, ये होता है कि मतलब कि इनफर्टिलिटी, जो आपके स्पर्म है ना, वो स्पर्म में मूवेबल नहीं रहते हैं। कि क्यों, जो स्पर्म होते हैं वो इंजेक्ट किए जाते हैं, मतलब यूट्रस के अंदर, ठीक है, वहाँ तक जा पाते हैं, उससे आगे उन्हें मूव करना होता है, और भी आगे के लिए, ठीक है ना, जहाँ पे वो बच्चे को जन्म देता है उसके आगे तक, मुझे पर्टिकुलर नाम ही है, वहाँ तक खुद मूव करना होता है, मूवेबल होना होता है। तो क्या रहता है, उनकी कंडीशन रहती है मूवेबल नहीं कर पाते, तो मूव नहीं कर पाते, तो इनफर्टिलिटी का मतलब वो होता है, ये नहीं कि आप नहीं कर पाएंगे, तो मूव नहीं कर पाते, उसे चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है कि मूव नहीं कर सकते। तो उसके बाद किया जाता है, उसी आदमी का स्पर्म लिया जाता है, और उसकी वाइफ का क्या लिया जाता है, उसकी वाइफ का क्या लिया जाता है, एग लिया जाता है, उन्हें फर्टिल, मतलब एक साथ रख के उन्हें फर्टाइल बना दिया जाता है, जब तक इम्ब्रियो डेवलप ना हो। इम्ब्रियो के बाद उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उस वुमेन की, उस जगह जहाँ पे रिप्रोडक्शन होना है बच्चे का, तो वहाँ पे कर दिया जाता था। एक्चुअली है तो उन दोनों का ही बच्चा ना, है तो उन दोनों का ही बच्चा, पर अब इसका गलत यूज़ कैसे होता था, उन दोनों का बच्चा तो था, पर थर्ड वुमेन का यूटिलाइजेशन हो रहा था। वो खुद तो कर नहीं सकते, लिव इन में सारी शादी नहीं की है, उसकी प्रॉब्लम्स है ना, अब शादी उन्होंने की नहीं है, ठीक है ना, बच्चा उन्होंने रख लिया, कल के दिन उनकी लड़ाई हो जाए, कुछ हो जाए, तो बच्चे का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, ना वो एक्सेप्ट करेगा ना वो एक्सेप्ट करेगी। तो ये कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, सेम सेक्स में भी आ रही थी प्रॉब्लम, क्योंकि सेम सेक्स में उनका बच्चा नहीं होता, तो उनकी फीलिंग्स नहीं होती उस माँ के अंदर या उसके अंदर, तो वो एक तरह से बच्चे के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। फिर ये इनविट्रियो फर्टिलाइजेशन का यूज़ होता है, मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है आर टाइप्स के लिए, इसको फुलफिल करने के लिए। और ये कैरियर होती है, मतलब सैरोगेट कैरियर होती है, मदर मैंने आपको बता दिया, तीसरी औरत होती है। नीड क्यों है, एक तो एक्सप्लाइटेशन हो रहा है इस चीज़ का, बहुत ज़्यादा स्तर पर एक्सप्लाइटेशन हो रहा है, ये कुछ चीज़ें हैं उसको रोकने के लिए। इंडिया बिकम वन ऑफ द मेजर सेंटर ऑफ ग्लोबल फर्टिलिटी इंडस्ट्री, बहुत बड़ा सेंटर बन गया है, तो इसके लिए स्टैंडर्डाइज कोई प्रोटोकॉल नहीं है, तो ऐसे बिल लाने की ज़रूरत है। फिर ये आपका सैरोगेसी रेगुलेशन वाला बिल है, पार्लियामेंट में एग्जामाइन करना है कमेटी को, कमेटी के पास, सिलेक्टिंग कमेटी के पास है 19 वाला बिल,
तो उसके लिए भी ज़रूरत है आर्ट वाले की, उसके लिए भी ज़रूरत है। फिर मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी जो वाला बिल है, ठीक है ना, उसके लिए भी ज़रूरत पड़ेगी आर्ट रेगुलेशन टेक्नोलॉजी की। इसको भी तीनों चीज़ को देखा जाएगा, क्योंकि तीनों चीज़ कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, तो तीनों चीज़ को देखा जाएगा। तो इसके लिए तीनों बिल की ज़रूरत है। तीनों बिल देखो, एमटीपी तो पास हो गया, ये तो एक्ट बन गया है, अभी रिसेंटली राज्यसभा ने पास कर दिया है और लोकसभा पहले ही कर चुका है, अभी राष्ट्रपति के पास गया है, बस साइन करने की देर है, ये पास हो गया है। अभी इसकी ये वाला नया बिल आया आपका, एटीआर वाला बिल आया, ये पास हो जाएगा, मे भी हो सकता है। और फिर ये अभी सिलेक्टिंग कमेटी के पास है आपका सरगोसी रेगुलेशन बिल वाला, ये भी तीनों बिल पास हो जाएंगे। तो एक तरह से जो एक्सप्लॉइटेशन था वुमेन का इन सब चीज़ों का, वो एक तरह से स्टॉप लगेगा, बहुत कम हो जाएगा। एक मिसकंसेप्शन है, देखो मैं बता रहा हूँ एक मिसकंसेप्शन क्या है। जो वेस्टर्नाइज कंट्री की औरतें होती हैं वो क्या कहती हैं कि मेरी बॉडी स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, मेरी ये खराब हो जाएगा। ये भी लिख सकते हो आप डायरेक्टली, शर्माने की कोई बात नहीं है। कि वो क्या करते हैं, मुझे मैं बच्चा नहीं करूँगी, मैं बच्चा नहीं करूँगी पर बच्चा मेरा ही रहेगा। तो उसके लिए क्या होता है कि विदेशों में तो ऐसा चलता नहीं है, पॉपुलेशन ऐसा नहीं प्रेफर करती है, वहाँ बैन भी है इस चीज़ पे किसी किसी कंट्री में। तो उनको एक प्ले ग्राउंड मिलता है इंडिया उन्हें एक प्ले ग्राउंड मिलता है, यहाँ पे आते हैं, वो रुकते हैं 2 महीने 3 महीने रहते हैं, वो फिर ढूंढते हैं ऐसी वुमेन को जो ऐसा काम कर सके, ठीक है ना। तो वो उस वुमेन को ढूंढते हैं, स्पर्म और एग उनका ही फॉर्नर ही रहेगा, पर बस उस माँ का पेट का मतलब उस माँ का वोम कैरी किया जाएगा। तो इसका एक्सप्लॉइटेशन बहुत बुरे स्तर पर होता था इंडिया में। तो उस चीज़ को स्टॉप लगाना है, मतलब कि कॉमर्शियल जो सेक्रेटरी है उसको स्टॉप लगाना है। तो ये सब चीज़ों के हैं, मिसकंसेप्शन है इस चीज़ों में। फिर मैं आगे आ जाता हूँ, मैं आगे बता देता हूँ। एक केयरलेस जो है फॉर फॉलोइंग नॉर्म्स, केयरलेस बढ़ती जा रही है, ये भी तो केसेस बढ़ रहे हैं, केयरलेस ही तो है ये सब चीज़ों में। फिर माइग्रेटिंग वर्कर जो है जॉब लॉस उनकी हो गई है, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो जॉब लॉस बढ़ नहीं चुकी है, माइग्रेटिंग मतलब नरेगा में चले गए हैं, यहाँ तो 500 रुपये कमाते थे, नरेगा में तो 150-200 रुपये ही मिलते हैं उन्हें। तो एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। तो इससे आप क्या, एक पॉइंट आपको याद आया कि प्री पेंडेमिक क्या कंडीशन आएगी, जॉब लॉसेस की, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ऐसा बोला गया। बोथ वैक्सीन आर इनफेक्ट आपको इफेक्टिव है। जो इशू उठ रहे थे ब्लड क्लॉटिंग के, बस यही इसमें न्यूज़ थी। हम साइंस टेक पे चलते हैं। भाई ने प्रधानमंत्री को मतलब कि जो इमरान खान है, इन्हें कोरोना हो गया डोज लगने के बाद भी, पता नहीं क्यों हो गया, दुनिया जाने। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ भी बहुत केसेस हैं, ऐसा है। मैं आपको चीज़ बताऊँ, जैसे आपने आज वैक्सीन लिया, मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, मेरे कुछ जानने वाले हैं। जैसे वैक्सीन लगी, तो वैक्सीन का मतलब क्या रहता है कि 14 दिन तक आपको मतलब कि थोड़ा अपने आप को सेफ रखना है। ऐसी कोई ये नहीं कि वैक्सीन लगी बट ठीक हो गया, मतलब आप कहीं भी घूमो, कितने बड़ी कंटेनमेंट जोन में घूमो, ऐसा नहीं है। 14 दिन तक आपको क्या रखना पड़ता है, उसको सेफ रखना पड़ता है अपने आप को। फिर वो उसके क्या करता है, जो हल्के हल्के असर पूरे बॉडी में इंक्रीज़ करती है, मतलब कि आपकी इम्यून सिस्टम इंक्रीज़ करती है। उससे पहले वायरस आपके अंदर आ गया तो आ गया। फिर इसमें एक चीज़ और है, अगर आपको वैक्सीन लगी और आपकी बॉडी जो है बिल्कुल लो है, अडेप्टेबल नहीं है, ठीक है, तो आपको एक डोज लगी, तो उसका ये नहीं है कि आपको वो एक डोज सफिशिएंट होगी। वो पता कैसे लगेगा, वो पता नहीं लगेगा, तो उसके अंदर ही वायरस आ सकता है। अगर तो ये बोल सकते हैं कि इनकी बॉडी सफिशिएंट थी, इतनी एक नहीं, उन्हें और डोज चाहिए थी। ऐसे दे नहीं सकते हैं ज़्यादा डोज, क्या पता और कुछ प्रॉब्लम आ जाए। तो बॉडी, ये भी एक कारण है कि बॉडी की जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत लो है, तभी तो 60 से ऊपर वालों को दी जा रही है। फिर जिनको 45 से 60 वालों को पहले दी जा रही है, कि उनकी बॉडी एक तो बहुत वीक है और ज़्यादा वीक हो जाएगी, मतलब अगर वैक्सीन नहीं मिली तो। ये भी एक सिस्टम है बॉडी के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगी उनको नहीं होगा, उनको भी हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें, वैक्सीन लगाने के बाद तो ऊपर से बीमार भी हो रहे हैं ना। हाँ बीमार भी हो रहे हैं, प्रॉब्लम भी आ रहा है, कुछ सिम्टम्स तो हैं। जैसे आपको वैक्सीन लगेगी ना, एक कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा आपको, मैं तो लगवाई नहीं खैर। तो एक कार्ड मिलेगा, उसमें आप सब सिम्टम्स लिखे होंगे, आपको माइल्ड बुखार आ सकता है, कफ हो सकता है, ये हो सकता है, सब लिखा हुआ है उसमें। आपसे पूरा एक साइन करा रहे हैं, वो कार्ड पे नीचे साइन करोगे आप, वैक्सीन लगवाने से कार्ड को अपने आप रखोगे, वो कार्ड वो यूज़ होगा, सेकेंड डोज ली जाएगी आपकी। फिर आपसे जब सेकेंड डोज ली जाएगी, आपको कार्ड को अगले दिन हॉस्पिटल में भी लेके जाना है, दिखाना है क्या क्या आपको सिम्टम्स आए हैं कि कुछ ऐसे, वो बताना है। वैक्सीन लगने के 30 मिनट या 1 घंटे तक आपको हॉस्पिटल में रखा जाएगा और अंडर ऑब्जर्व किया जाएगा कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही शरीर के अंदर। ये कुछ है, कुछ प्रॉब्लम्स भी आई हैं, ब्लड क्लॉटिंग हुई है कुछ आपके स्कैंडिनेवियन कंट्री के अंदर, तो माइल्ड स्केल पे हुई है, बहुत कम 30 से 40 लोगों की ब्लड क्लॉटिंग हुई, डेथ हो गई है।
पर बोल रहे हैं कि 1000 से 2000 ब्लड क्लॉटिंग से तो डेली डेथ होती है, तो ऐसे कोई बोल नहीं सकते हैं कि उससे कुछ प्रॉब्लम आई है। फिर इंडियन मानसून जो था 25 मिलियन ईयर जैसे ऑस्ट्रेलिया जैसा था, बिल्कुल था भाई। इंडिया की प्लेट और ऑस्ट्रेलिया प्लेट दोनों साथ रहती थी, देखो ये रही। अभी तो अलग अलग हो गए हैं, पहले तो एक ही साथ थे। तो ऐसा था, ऐसे ही रिपोर्ट ने बोला है, बस आपको याद रखना गोंडवाना टाइम में। मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ था, तो दोनों एक साथ थे। ये रहा देखो इंडिया, ये ऊपर इंडिया आपका, ये रहा इंडिया, ये अटलांटिका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया, तीनों एक साथ थे। ये अफ्रीका अफ्रीका सब एक साथ थे। अफ्रीका साउथ अमेरिका देखो एक साथ थे। ऊपर नॉर्थ अमेरिका आपका, यूरेशिया रशिया, ये एक साथ थे गोंडवाना टाइम पे। इसको पेंथलाजा सी बोलते थे, तो ये आप थोड़ा याद रखना। फिर डिटेक्ट हुआ है कि यूनिफाइड कॉल फॉर ब्लैक होल, कुछ नहीं पढ़ने का, ये टेक्नोलॉजी डिटेक्ट हुआ है आपकी, मतलब कि विर्गो एक डिटेक्टर है इटली का, इसने डिटेक्ट किया आपका गारा डिटेंशन इन जापान। आपको कगारा डिटेक्टर इन जापान, इन्होंने कुछ डिटेक्ट किया है ब्लैक होल के बारे में। डिटेक्टर बाय लीगो आपका विर्गो, और कार का जापान का है, विर्गो इटली का है। तो बस ये याद रखना, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं थोड़ा आपको ब्लैक होल के बारे में बता देता हूँ, ठीक है ना। ब्लैक होल जो है कॉइन किसने किया था 1960 में, कोई आपके अमेरिकन फिजिक्स थे जो आपके जॉन करके व्हीलर करके का नाम है, ये नाम थे। ब्लैक होल होता क्या है कि पॉइंट होता है स्पेस में वेयर द मैटर इज सो कंप्रेस क्रिएट ए ग्रेविटी फील्ड फ्रॉम विच एवरी लाइट कम स्केप कैन नॉट स्केप, ठीक है ना। तो ये कुछ फील्ड होता है, ये स्केप हो जाता है। इतना टेक्निकल मत जाया करो, क्योंकि टेक्निकल यूपीएससी का क्या मतलब है, जनरलाइजेशन। वो इतना टेक्निकल नहीं जाती, वो जनरल चीज़ें पूछती है। यार आप ट्रेंड देख लो पेपर के 10 साल का उठा के, 5 साल का देख लो, एक कुछ जनरलाइजेशन चीज़ पूछते हैं कि वेरिएबल टेक्नोलॉजी क्या होती है, जो आप हाथ में पहनते हो कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, कि आपका मतलब कि डीएनए क्या होता है उसमें कैसे आप कर सकते हो। तो इतना डीपली नहीं जाता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत डीपली चले जाते हैं। ये है खाल की बाल, बाल की खाल, निकालते रहते हैं निकालते रहते हैं निकालते रहते हैं, फिर वो उनके पास वो पूरा टॉपिक कन्फ्यूज हो जाते हैं। वो यूपीएससी खुद बोलता है कि हम जनरल एक्सपेक्ट में चीज़ें पूछते हैं। उनके पास ये नहीं कि डॉक्टरेट बैठेगा कोई साइंटिस्ट पेपर देगा, उनके दिमाग में ये है कि बीए वाला भी, आर्ट्स वाला भी पेपर देगा। ये कुछ रीजंस होते हैं कि मतलब कि रीजन टू स्पेस बियॉन्ड द ब्लैक होल कोल्ड इवेंट होरिजन्स है, उसके फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, ये आ नहीं सकते वापस उसके बाद। फिर इवेंट हुए हैं कुछ होरिजन टेलीस्कोप जो है, ठीक है ना। 8 रेडियो टेलीस्कोप चाहिए अगर आपको डिटेक्ट करना है रेडियो वेव्स को फ्रॉम द स्पेस, तो 8 रेडियो टेलीस्कोप ग्रुप चाहिए जो आपको डिटेक्ट करना है। बस मैं आपको यही बताना चाहता था, ये कुछ चीज़ें हैं। और मैंने किसको कुछ छूट गया क्या, फोम का सा बता दिया मैंने, ये बता दिया आपको, अंडमान निकोबार बता दिया, पीवीजीटी ग्रुप बता दिया। ये तो आप क्या किया करो, इसे ओपन किया करो, इस पीडीएफ को ओपन किया करो, बस स्पीड में देखते चला जाया करो। ये है, ये है, ये है, ये है, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे मैं अब हिंदू में ऐसे ही पढ़ता हूँ, मैं ऐसे ही मैंने ये पढ़ूंगा ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, ग्रेविटेशनल की बात की गई होगी इसमें कि हाँ ठीक है ये विब्योर किसका, इसने इटली डिटेंशन किया, कि मैं ऐसे पढ़ता रहता हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसमें क्या है कि रेडियोमीटर एग्लोरिथम है, कि जिससे मतलब कि रिसर्च की जाती है डेवलप करने के लिए। फिर ग्रेविटेशनल वेव में बैकग्राउंड कंसिस्ट क्या है कि इसमें एक आइसोट्रॉपिक कंपोनेंट होते हैं, एक एंट्रियोस्ट्रॉपिक कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल काम का नहीं है, ये हम केमिकल इंजीनियर नहीं करनी है हमें। ये ट्रॉपिक वॉपिक कौन से होते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब आ गया हिलीनियम के बारे में। अब हिलीनियम की जो इमर्जिंग हम क्राइसिस इंडिया में आने वाले हैं, ठीक है, क्यों आने वाले हैं क्राइसिस, क्यों आएंगे, तो भाई ठीक है, यहाँ पे यूएस का नाम आ गया। अभी इंडिया क्या करता है, इंपोर्ट करता है यूएस से हिलीनियम गैस। ये गुब्बारा भरने में जो काम आती है, गुब्बारा उड़ाते हो आप ना, गैस का बना हुआ हिलीनियम होती है, उसका यूटिलाइजेशन करते हो। तो यूएस ने क्या किया, हमारा इम्पोर्ट कम करने वाला है, मतलब यूएस ने बोल दिया है कि हम इम्पोर्ट कम कर देंगे हिलीनियम का, इंडिया में भेजना, मतलब कि इंडिया में एक्सपोर्ट करना हम कम कर देंगे, ऐसा बोल दिया 2021 से। तो अब इंडिया को अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढना होगा हिलेनियम के लिए। ऐसा देखो ये लिखा 2021 से एक्सपोर्ट कट करने वाले हैं। तो थोड़ा हिलेनियम गैस कैसी है, कलरलेस गैस है, ऑडियो मतलब ओडोरलेस गैस है, स्मेल नहीं आती, टेस्टलेस है, तो सारे ही लेस है। और एक इंसर्ट गैस है और एक नोबल गैस है, ये नोबल गैस इंसर्ट गैस याद रखना। और सारे लेस है इसके अंदर, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, सारे लेस है। ना आप सूंघ सकते हो इसे, ना टेस्ट ले सकते हो, ना इसका कलर दे सकते हो। तो भाई हम जब गुब्बारे की गैस भरवाते हैं उसमें खुशबू कहाँ से आती है, क्योंकि उसमें इंग्रेडिएंट मिलाते हैं कि आपको खुशबू रही लीक तो नहीं हो रही है। ऐसे ही आपके एलपीजी में मिलाया जाता है कि पता लग जाए लीक तो नहीं हो रही है। तो ये कुछ है, कुछ मतलब कि आपका कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है भाई, इंडिया में हम लेके आते हैं तो कहाँ यूज़ करते हैं। मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, जो एमआरआई स्कैन कराते हो ना, बोलते हो कि एमआरआई करा के लाओ, सिर में चोट लगी इसके,
उसमें यूटिलाइजेशन किया जाता है, रॉकेट में यूज़ किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ किया जाता है। तो भैया बहुत जगह यूज़ किया जाता है, यूज़ भी हमने देख लिए। अब इंडिया के पास ये गैस है नहीं क्या? कि नहीं, इंडिया के पास है, ऐसा हमारे साइंटिस्ट रिसर्च कर चुके हैं, ठीक है ना। 1956 में भी रिसर्च कर चुके हैं हमारे। आपके आपका बाकरेश्वर जगह है एक आपकी, वहाँ पे ये बहुत मात्रा में है। फिर राजमहल हिल्स मैंने आपको पढ़ाए थे, राजमहल, वहाँ पे वोल्केनो बेसाल्टिक अराउंड आपके बागेश्वर के जड़ में, झारखंड के अंदर, वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में हीलियम गैस पाई जाती है। ये लिख रहे हैं बहुत बड़ी मात्रा में। इंडिया वोल्केनो बेसिन स्टोर हाउस ऑफ हीलियम का ट्रैप किया गया बिलियंस फॉर ए बिलियंस ईयर तक के लिए हमारे पास ये है। हमारे पास हम क्या करते हैं, ऐसे एक्सट्रैक्ट नहीं करते, वो टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते। हम सोचते हैं बाहर से मंगा लो बस, ठीक है, इसका यूज़ करो। 55,000 करोड़ की इंपोर्ट करते हैं हीलियम हर साल, यूएस से मंगाते हैं। पर नहीं, इंडिया के पास भी ऐसा है, राजमहल हिल्स में उसका बहुत बड़ा डिपोजिशन है, मतलब बहुत मात्रा में वहाँ पे है, कई बिलियंस तक यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कहा गया। अब कट हो जाएगा तो फ्यूचर में एक्सप्लॉइटेशन एंड द हैरेसिंग ऑफ द हीलियम स्टार्ट होने से हो सकता है कि राजमहल में फिर वही लिखना आप कि ट्राइबल कम्युनिटी को हार्म आ सकता है, इनको हार्म आ सकता है, फेवर में भी लिखोगे, अगेंस्ट में भी लिखोगे, दोनों चीज़। तो ये चीज़, कुछ चीज़ आप तैयार करके रखा करो कि माइनिंग से क्या इफेक्ट आते हैं, क्योंकि ये सब जगह चिपकानी होती है, 2-4 पॉइंट उनके। तो यही बोला है कि कट करने वाले हैं, हमारे पास है, हम भंडार, हम वहाँ से निकालने स्टार्ट करेंगे। फिर ये कुछ डिबेट हुई है अराउंड द प्लेस ऑफ वर्कशिप, एक एक्ट है, मैं पूरी तो जाऊँगा नहीं क्योंकि इसमें सब बीजेपी एजेंडा है, राम मंदिर बनाने का, बाबरी मस्जिद गिराने का, व्हाट आर द ग्राउंड चैलेंजेस क्या थे, जो अश्वनी उपाध्याय बीजेपी के बताते हैं ये चीज़ें थी। तो हम इस पर नहीं जाएंगे, पर मैं आपको एक्ट बताता हूँ क्योंकि एक्ट इंपॉर्टेंट है। आपका एक एक्ट आया था, प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। इस एक्ट में क्या कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो कंडीशन थी टेम्पल और मस्जिदों की, जहाँ पे इस्टेब्लिश थे वहीं पे रहेंगे, कोई उन्हें छुएगा नहीं, कोई उन्हें टच नहीं करेगा, कोई भी इशू था वो भी इशू खत्म हो जाएगा, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे जैसे 15 अगस्त 1947 से पहले थे। उसमें एक्सेप्शन दिया गया था। एक्सेप्शन किस बात का दिया गया था? बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का एक्सपेक्शन जो डिस्प्यूट था उसको एक्सेप्शन दिया गया था कि वो अलग है, उसको सॉल्व करेंगे, और सब जो मंदिर मस्जिद है सब वैसे ही रहेंगे। जैसे आपकी अभी मथुरा मस्जिद, वो मथुरा में जो राम, जो आपकी कृष्ण जन्मभूमि है उसके साइड में मतलब कि मॉस्क्यू है, उसके ऊपर बात चल रही थी ये, वो शायद उस पर नहीं होगा क्योंकि एक्ट ऐसा नहीं बोलता। एक्ट ने एक्सटेंशन जो दिया था वो आपको बाबरी मस्जिद को और राम जन्मभूमि को ही दिया था। ये 1991 में ये एक्ट आया था। हमारे पास उससे अलग कोई एक्ट नहीं है क्या? जो ये एक्ट है 1991 वाला जो एक्ट है, नॉट अप्लाई इन सम केसेस, इट विल नॉट अप्लाई टू द एंशियंट और हिस्ट्रिकल मॉन्यूमेंट जो है उन पे अप्लाई नहीं होता है, उनके लिए अलग एक्ट है हमारे पास, एंशियंट मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन एक्ट 1958, उनके लिए ये एक्ट है। तो आप ऐसा क्वेश्चन मार्क में पूछ ले आपसे कि 99 वर्क जो है आपका हिस्टोरिकल टेम्पल है या एंशियंट टेम्पल है, उन पर अप्लाई होता है कि नहीं, उनके लिए अलग एक्ट बनाया गया है। ये सिर्फ पोजीशन के लिए रहेगा, जो मंदिर और मस्जिद पहले से ही थे वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। फिर ये वैक्सीन है, वही सारी बात मैं आप घुमा फिरा के 4-5 दिन से कि जर्मनी ने क्या क्या रिपोर्ट मांगी है कि वैक्सीन ब्लड क्लॉटिंग कैसे हो रही है। फिर जाएगा ना मॉन्यूमेंट वाला, हाँ डीपीएस में आ जाएगा ना मॉन्यूमेंट वाला। हाँ, डीपीएस पे भी आएगा, फंडामेंटल राइट्स में भी शायद लिखा होगा, यू हैव टू कंजर्व योर एंशिएंट, फंडामेंटल राइट्स में भी है, ड्यूटीज में, सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है। तो क्या है, कुछ इंसिडेंट हो रहे हैं, 37 ब्लड क्लॉटिंग से डेथ हो चुकी है ईयू और यूके के अंदर पब्लिक की। तो एक रिपोर्ट बोलती है, यूएस की एक रिपोर्ट बोलती है कि 1000 से 2000 लोग तो रोज़ मरते हैं ब्लड क्लॉटिंग से। क्या पता उन्हें प्रॉब्लम पहले से ही हो, वैक्सीन ले ली हो, उससे ज़्यादा डेथ हो गई हो। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि रेयर नहीं है, तो रेयर केसेस है ब्लड क्लॉटिंग के, ऐसा बोला गया, और इसमें कुछ नहीं है। इंडिया कैसे इफेक्ट हो सकता है अगर सच्चाई पाई गई, कुछ प्रॉब्लम आई? तो इंडिया में ये 2 से 4 करोड़ लोगों को लग चुकी है जो एस्ट्राजेनेका की अभी कोविशील्ड, तो इंडिया में थोड़ा हो सकता है, तो ऐसा बोल रहा है। पर अभी कोई ऐसा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा माइल्ड केसेस आए हैं, 37, 40, 50 केस आए हैं, और एक रिपोर्ट बोलती है 1 से 2000 लोग रोज़ मरते हैं ब्लड क्लॉटिंग से। और क्या ही है। और बस इतना ही न्यूज़ में था। ये हमारा ख़त्म हो गया द हिंदू, कल का मैच जीत गया बस। और कुछ बचा है हमारे इसमें? नहीं, और कुछ नहीं बचा, ठीक है ना। मैं यहीं पे